द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। उम्मीद है कि आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और इस महामारी के युग में, इस महामारी के दौर में हमें डरना और लड़ना दोनों ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहा जा रहा या ऐसा नहीं हम मान सकते कि डरना और लड़ना दोनों अलग अलग है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमें डरना बहुत ज़रूरी है। यानी सरकार के द्वारा जो बनाए गए निर्देश हैं उनका आप पालन करें, घर पे रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। शायद ये अवसर आपको फिर दोबारा जीवन में ना मिले। बहुत बच्चे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ यूट्यूब क्लासेस मैथ के या फिर अदर सब्जेक्ट्स के लाऊं, वीडियो क्लासेस के रूप में लाऊं। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि आज पहली क्लास मैं वीडियो क्लासेस, मैथ के जो क्लासेस हैं उसको मैं वीडियो पे रिकॉर्ड करके उसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं, और जिसके माध्यम से जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं या फिर ऑनलाइन के जो भी मेरे बच्चे हैं वो ये जान पाएँ कि आखिर पढ़ाई का तरीका क्या होता है, पढ़ने का क्या सही तरीका होता है। देखिए, बेसिकली जो बातें होती हैं, आज हम मैथ का क्लास लेंगे, उसमें कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे। बेसिकली हम जो बातें पढ़ते हैं, हम जो बातें जानते हैं, उनमें हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि पढ़ने के रास्ते क्या होते हैं। पढ़ने के रास्ते क्या होते हैं। सबसे पहले आज पढ़ने के रास्ते के बारे में हम बात करेंगे। तो वे ऑफ स्टडी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि पढ़ने के रास्ते क्या होते हैं। देखिए दोस्त, पढ़ने के दो रास्ते होते हैं। आप कौन से रास्ते से पढ़ते हो मुझे नहीं पता, आप कौन से रास्ते से पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने के बेसिकली दो रास्ते। और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पढ़ने के आप कौन से रास्ते पे हो। सबसे पहला रास्ता होता है डबिंग वे, और एक होता है क्रिएटिव वे। एक होता है डबिंग वे, एक होता है क्रिएटिव वे। डबिंग वे का मतलब होता है कि आपको आपके शिक्षक, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके जो अभिभावक हैं, वो आपको किताब से पढ़ाएंगे, और किताब से पढ़ाने के बाद आपको उन्हें याद करना होगा। आप वो समझ में आए या समझ में ना आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको उनको याद करना है। एग्जाम के लिए आप चाहते हैं कि एग्जाम में बेटर नंबर आए, तो आप एज इट इज़ उसे याद करके एग्जाम में उसे उतार देते हैं। आप समझने की कभी कोशिश नहीं करते कि जो हमें शिक्षक ने समझाया है या फिर जो हमें किसी बड़ों ने या अभिभावक ने हमें बताया है उसका सही मीनिंग क्या होता है। हम उतर जाते हैं डबिंग वे में, यानी हमें समझ में आया नहीं, हमने याद किया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एज इट इज़ एग्जाम में जाके उतार दिया, उसे कहते हैं डबिंग वे। क्रिएटिव वे क्या होता है। क्रिएटिव वे का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ सीखा, आपने ये कोशिश की कि मैं उसे एज इट इज़ नहीं उतारूँ, उससे कुछ मतलब कहने का मतलब उसमें और क्रिएट करके, उसमें और एनिमेशन करके, उसमें और अपनी इच्छाओं के अनुसार उसमें डाल के, शिक्षक से पूछ के कुछ अलग तैयार करूं, कुछ ऐसा करूं जो मैं सबसे अलग दिखूं, अपनी भाषा में उसे लिखने की कोशिश करूं। मैं ये कोशिश कर सकूं जो मैंने पढ़ा है उसे मुझे समझ में पूरी आनी चाहिए। जो बात मुझे समझ में आई है वो मैं दूसरों को कैसे समझा पाऊँ, जब कोई मुझसे पूछे तो मैं उस बात को कैसे उस बात की जानकारी मैं दूसरों को कैसे दे पाऊँ, इसे कहते हैं क्रिएटिव वे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनों बच्चों को ये डबिंग वे और क्रिएटिव वे के बारे में पता होगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये डबिंग वे और क्रिएटिव वे में कौन सा वे आप रास्ता का चुनते हैं। मुझे लगता है कि जिस जगह मैं इंस्टीट्यूट खोल रखा हूं, मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, वो ऑफलाइन के बच्चों से मैंने ये देखा है कि सारे के सारे बच्चे डबिंग वे पे चलने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं डबिंग वे में जाऊँ, मुझे सर आप याद करवा दें, लिखा दें, बस इतना ही काफ़ी है। क्रिएटिव वे में जाने की वो कोशिश नहीं करते। वैसे ही जब वो 10th पास करते हैं, 12th में जाते हैं, 12th पास करते हैं, कंपिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, तो वहाँ ऐसा उन्हें एहसास होता है कि हमें तो कुछ बात का ज्ञान है ही नहीं। हमारे सर्टिफिकेट में भर के नंबर हैं, ये नंबर आउट ऑफ इतना, लेकिन हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो प्योर नॉलेज है नहीं। इस बात से बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने रास्ता कौन सा अपनाया था, डबिंग रास्ता। तो हम अब अपनाएंगे तो हम जो पढ़ाने का अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से या अपने वीडियो के माध्यम से जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें क्रिएटिव वे अपनाएंगे। यानी कहने का मतलब कुछ कलात्मक, कुछ क्रियात्मक जो बातें होती हैं, कुछ रचनात्मक जो बातें होती हैं, उनके थ्रू हम पढ़ेंगे। यानी कि हर एक कंसेप्ट को इतना ईजी कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे ताकि आपको लगे कि मैथ बहुत ही ईजी है, आप निश्चिंत रहें। बेसिकली मैं आज का जो क्लास लेने वाला हूँ वो मैथ का लेने वाला हूँ, मैथ की क्लास लेने वाला हूँ, और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th से। क्लास 10 ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है कि वीडियो अगर लेंथ अगर लंबा हो जाए तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता। और दूसरी बात ये भी है कि वीडियो अगर लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर बच्चों को लगता है कि सर इतना ज़्यादा हम लंबा क्लास कर नहीं सकते। मेरा एक ही कंसेप्ट है कि किसी भी कंसेप्ट को इतनी बारीकी से समझाया जाए कि बच्चों को वो कंसेप्ट दोबारा याद करने की कोशिश ना पड़े, या दोबारा उसे उसकी ओर यानी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से तोड़ ले, या फिर कोई आपसे कोई पूछे तो आप उसको समझा सके कि ये इस बात की जानकारी, इस कंसेप्ट की जानकारी पूर्ण रूप से मेरे पास है।
तो आज बेसिकली हम उसी बात पे डिस्कस करेंगे कि किसी बात को पहले समझा कैसे जाता है। देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं। मेरा जो इंस्टीट्यूट का नाम है गुरुकुल द स्मार्ट क्लासेस, जो कि एक मधुबनी जिला के घुंघडिया प्रखंड के एक छोटे से गांव में, एकदम अति पिछड़ा गांव में अवस्थित है, ठीक है, परसा दक्षिणी गांव में। तो मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप मेरे पढ़ाने का तरीका आज देखिए और मैं दिखाता हूं कि क्रिएटिव वे, डबिंग वे से क्रिएटिव वे कैसे अपनाया जाता है। मैं छोटी छोटी बातों को इतनी बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बात बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। तो मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, वैसे मैं समय और ले सकता हूँ आपका, लेकिन मुझे बच्चों से बात करने में मज़ा आता है। लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा ना होने के कारण मैं आज चलता हूँ सीधे अपने कंसेप्ट की ओर, सीधे अपने सब्जेक्ट की ओर, लेक्चर नंबर 1 की ओर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का। क्लास 10th का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर जिसे आप वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से आप जानते हैं। सबसे पहला आपका कंसेप्ट आता है रियल नंबर। देखिए 9th क्लास में भी आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आप रियल नंबर पढ़ने को जा रहे हैं। लेकिन कभी ये सोचा है, जब मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर रियल नंबर में है क्या? कुछ नहीं है, भाग दो, गुना करो, ये करो, वो करो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और शायद इसी तरह से सारा क्लास बीत जाता है। बच्चों कहते हैं हमें तो पता है, लेकिन क्या आपको सही नॉलेज पता है? आप डबिंग वे पे चल रहे हैं। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, अगर उसका जवाब आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और फिर पता लगाऊंगा कि मेरे बच्चों के पास कितनी शक्ति है इस बात को समझने की। जब हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, जब हम वास्तविक संख्या के बारे में जान रहे हैं, तो आपको पता है केवल कि जो 10th में जो बातें दी गई हैं उन्हीं के बारे में हमको सीखना है। लेकिन वास्तविक संख्या को समझने के लिए, रियल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा, फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे आप संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। नंबर सिस्टम को आप संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। आप नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मुझे यह बताना, कितने बच्चों को यह पता है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं? बेसिकली बहुत बच्चों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कई प्रकार की संख्या है जिसे आप प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम के अंदर रखते हैं, संख्या पद्धति के अंदर इसका अध्ययन आप करते हैं। लेकिन कितनों के बारे में आपको सही नॉलेज है, आज हम चेक करेंगे। मैं जानता हूं कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन मैं आज ये नहीं कह रहा कि मैं आपको चेक कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बताता हूं कि सही तरीके से पढ़ाई कैसे होती है। चलिए आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक ज्ञान प्राप्त कर लें। अगर है तो पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ लीजिए ना। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक फूल्स के बारे में जानें कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और कौन संख्या नहीं होती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले बार हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर जिसे आप प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आता है आपका, मैं पहले लिख देता हूं इसको, फिर मैं डिस्क्लोज यानी बातें बताऊंगा कैसे किसे नेचुरल नंबर कहते हैं, किसे रियल नंबर कहते हैं, जो भी है बात बताऊंगा मैं। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसे आप पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है पूर्णांक संख्या। यहां दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिखने की कोशिश कर लेता हूं, 1 मिनट में यहां लिख देता हूं। चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। पहले ये दो बातों को मैं समझा देता हूं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर को आप n से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और होल नंबर को आप w से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर को n से और होल नंबर को आप w से। चलिए पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर कहते किसके। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स मींस कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनगिनत तक जाती है, यानी जिसको आप गिन सकें, वो सारी की सारी संख्या नेचुरल संख्या कहलाती है। आपने पढ़ा होगा अभी तक। लेकिन अगर सही माने में कोई आपने नेचुरल संख्या की परिभाषा पूछे कि नेचुरल है क्या, किसे कहते हैं नेचुरल, तो आप शायद उस बात का जवाब नहीं दे पाओगे। देखिए नेचुरल का मतलब होता क्या है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। आप यहां देख रहे हैं इसका हिंदी भी लिखा हुआ है प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स कि जो नेचुरल हो,
यानी कहने का मतलब है कि जो कहे और मुंह से निकल जाए उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। बेसिकली नेचुरल नंबर आपको ये पता होगा, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये आपको पता है, इतना आपको पढ़ाया गया होगा और इतना आपको याद भी है। लेकिन बेसिकली मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर होता क्या, मैं इसकी पहले बात करूं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, देखिए होता क्या है, जब गिनती का निर्माण हुआ, जब लोगों कहा गिनने के लिए जब गिनती का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले जब भाषा बनती गई तो हमने सोचा कि कुछ चीज़ों को गिनने के लिए भी कुछ ऐसे भाषाओं का निर्माण करें जो गिनने में काम आए। तो हमने शुरू किया, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनी। पहले 0 नहीं बना था, पहले बना 1 से 1 2 3 4 5 6 7। आप सिंपली सी बात है, आपने घर में होंगे, अभी सोचें अगर आपको आपके घर में मैं कहूँ कि आपके घर में कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, तो आप कैसे गिनोगे, कहाँ से गिनती शुरू करोगे? 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ कि आप कितने भाई बहन हो, तो आप कहाँ से गिनना शुरू करोगे? 1 2 3 एंड 4। अगर मैं कहूँ कि आपके घर में कितने, कहने का मतलब है कि कमरे हैं, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4। आपने कुछ ध्यान दिया? मेरे कहने का मतलब आप जब गिनती स्टार्ट कर रहे हो, जब गिनती आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो। बाय नेचुरली, बाय डिफॉल्ट आप 1 से स्टार्ट करो, आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अगर मैंने कहा आपको कमरा गिनने के लिए, आपने ऐसा गिना कि 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन, नहीं, आपने ऐसे नहीं गिना। आपने गिना कैसे? 1 2 3 4 5। यानी इसका मतलब है कि उस समय जिस समय गिनती की अक्षरों की शुरुआत हो रही थी, अंकों की, शायद उस समय 0 की आवश्यकता हमें पड़ी ही नहीं। तो हमने पहले शुरू किया कहां से? 1 से। उसे हमने नाम रख दिया क्या? नेचुरल नंबर्स। आप काउंटिंग करते हैं, आप जो काउंटिंग करते हैं बाय डिफॉल्ट जो आपके मुंह से निकलता है वो नेचुरली निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। आप गिनना कहीं भी शुरू करें, आपके मुंह से पहले क्या निकलेगा? 1। और जो भी कहने का मतलब है, जो भी गिनती आप गिन सकते हैं, जो भी चीज़ आप गिन सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब थोड़ा 0 की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो 1 से, यानी वे संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले, यानी कि जिसे आप गिन सकते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन जब नेचुरल नंबर का कंसेप्ट खत्म हो गया, तब इंसान को कुछ लगा कि एक ऐसी संख्या है जो मिस हो रही है, एक ऐसा अंक है जो मिस हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को 10 रुपये दिया, मैंने अपने दोस्त को 10 रुपये दिए, और 10 रुपये देने के बाद मैंने उससे 10 रुपये वापस ले लिए। मैंने कहा मुझे 10 रुपये वापस दे दो। तो मेरे दोस्त के पास कितने बचे? मैं पूछूंगा 1 बचे? नहीं। मैं पूछूंगा 2 बचे? नहीं। मैं पूछूंगा 3 बचे? नहीं। मैं पूछूंगा 4 बचे? नहीं बचे। कितने बचे? कुछ नहीं बचे। तो कुछ नहीं बचे इसका मतलब 0 बचा। इसका कुछ नहीं बचा इसका मतलब 0। तो कभी कभी हमें 0 की आवश्यकता भी पड़ने लगी। तो हमें नेचुरल नंबर के निर्माण करने के बाद ये पता लगा कि शायद 0 नाम का भी जो एक अंक है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के पास देने और लेने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं बच जाता, तो हमें कुछ ऐसे अंक की आवश्यकता है जो 1 से लेके गिनती की जो भी अक्षर हैं, जो भी अंक हैं, उनमें शायद वो आ नहीं रहा। इसलिए हमने सोचा कि एक 0 का निर्माण करें जहां पे ये बताया जाए कि 0 भी एक अंक है। तो भाई उसके बाद नेचुरल संख्या के बाद हमने स्टार्ट हो गया, वहां पे लिख दिया पूर्ण संख्या। यानी इसका मतलब नेचुरल जो संख्या थी वो अधूरी थी, पूरी नहीं थी। किसके बिना? 0 के बिना। तो जैसे ही आपने 0 लगा दिया, यानी इसको स्टार्ट कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है, इसीलिए इसका नाम तो पूर्ण पड़ गया ना। पूर्ण मतलब कि पूरी हो गई। अब संख्या 0 के बिना अधूरी थी, तो अब बन गई क्या? पूरी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बस एक कॉमन सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बस एक कॉमन सा डिफरेंस है कि सर इसमें जो है 0 नहीं आ रहा है और इसमें क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। मैंने बताया 0 की आवश्यकता कब हुई? इंसान को पहले लगता था कि गिनती 1 से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि गिनने के लिए तो 1 चाहिए। अभी आपने भी गिना, अभी आपने भी गिनती की कि नहीं की? आपने लगा कि गिनती कहाँ शुरू होनी चाहिए? 1 से। तो हमने उसको नेचुरल नंबर मान लिया। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हम आगे चलते गए, तो हमें ऐसा लगा कि गिनती में शायद 0 भी होना चाहिए। तो हमने चलो नेचुरल नंबर्स के अंदर उसको नहीं डाला, उसको अलग से हमने एक बना दिया पूर्ण संख्या। नाम ही है इसका होल नंबर। होल मतलब अब ये पूरा हो गया। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, अब ये पूरी हो गई, इसीलिए इसको W सूचित करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? नेचुरल नंबर का तो एज इट इज जो है वैसा ही रहेगा, उसमें केवल हमने क्या डाल दिया? एक 0 को ऐड कर दिया। इट मीन्स अगर इसको कहा जाए तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स और प्लस 0। अगर कोई पूछे होल नंबर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे नेचुरल नंबर प्लस 0। यानी कि नेचुरल नंबर के परिवार में अगर केवल हम 0 को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो बात सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी आपको कि नेचुरल नंबर मींस स्टार्ट होगा 1 से और जहां तक आप गिन सकते हैं गिनिए, जहां तक आपकी गिनने की इच्छा है आप गिनिए, वहां तक जो भी आप गिन सकते हैं सारे नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। और
सेम कहानी इसकी भी है, सेम इसकी भी है, लेकिन ये जीरो के बिना अधूरा था, तो जीरो का जब निर्माण हुआ तो उसे पूर्ण संख्या में डाल दिया गया, तो जीरो के लगा के प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया गया, तो इसको नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए तो बन जाती है क्या, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आई होप अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे पूर्णांक संख्या की ओर, जो भी आपका बेस कंसेप्ट है आपका है, हम इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, हम चलते हैं पूर्णांक की ओर। उसके बाद मैं आपको एक बॉक्स बना के समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आ जाए। ये नंबर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं हम इंटीजर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। ये इंटीजर्स क्या होती हैं, पूर्णांक के बारे में, ठीक है, जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं हम, जेड से। अच्छा, पहले बना नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, पहले बना नेचुरल नंबर तो उसमें जीरो की कमी थी, तो क्या बनाना पड़ा, पूर्णांक, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिवार बनाए, चलिए, लेकिन पूर्ण संख्या के परिवार बनने के बाद भी कुछ कमी महसूस हो रही थी संख्याओं को, यानी इस नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमी हो रही थी, कुछ ना कुछ तो कमी लग रही थी। अब क्या कमी लग रही थी, फिर मैं चलता हूं दोस्त की कहानी की ओर। मैंने अपने दोस्त को दिए 10 रुपए और ले लिए उससे मैंने 12 रुपए, ले लिए मैंने उससे 12 रुपए। अब बताओ दोस्त के पास कितने रुपए बचे। अब इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह की बातों को समझाने के लिए हमें संख्याओं को माइनस में डालना पड़ा, यानी ऋणात्मक में डालना पड़ा। यानी इट मीन्स अगर मैंने दिए दोस्त को 10 रुपए, अगर मैंने दिए दोस्त को 10 रुपए और ले लिए उससे 12 रुपए, दिए मैंने 10 रुपए और ले लिए उससे कितने रुपए मैंने, 12 रुपए, इसका मतलब है मेरा दोस्त के पास 2 रुपए माइनस में है, यानी 2 रुपए की कमी मेरे दोस्त को हो गई। यानी अब इंसानों को यह पता लगा कि लेन देन की प्रक्रिया में, गणित की प्रक्रिया में ऋणात्मक यानी कि निगेटिव साइन भी है, वो भी होना चाहिए। एक बात आप याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव में होते हैं हमेशा, ये माइनस में कभी नहीं जाते, ये हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। क्योंकि इंसान को पहले पता ही नहीं था कि संख्या माइनस में भी हो सकती है, क्या गिनती कभी माइनस में हो सकती है, कभी इंसान को पता नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे मानव का विकास होते गया तो इंसानों को पता लगा कि शायद गिनती किस में हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, अगर मैंने उसको दिए 10 रुपए दोस्त को, माइनस ले लिए मैंने उससे 12 रुपए, इसका मतलब मेरा दोस्त किस में, कितने रुपए में चला गया, -2 रुपए में। यानी इसका मतलब है कि अब संख्याओं को, अंकों को माइनस में डालने की भी जरूरत थी। तो हमको नेचुरल संख्या या होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर में हमको माइनस तो कहीं देखने को मिला ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा घर और तैयार करना होगा जिसमें आपको प्लस तो आए माइनस को भी लाना होगा। तो इसका मतलब, इसके लिए हमने तैयार किया इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या हमने तैयार किया। इसका मतलब क्या है, कुछ सिंपल सा मतलब है। इसका मतलब है कि एक जीरो एक संख्या है, इसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5। आप तो होशियार हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए। और इधर भी आप सो ऑन जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप यहां देखें, आप यानी कहने का मतलब है ये जीरो से लेकर इधर जो जा रही थी ये तो पूर्ण संख्या में आ गया था, लेकिन माइनस की कमी खल रही थी। तो हमने क्या किया कि पूर्ण संख्या के परिवार में एक माइनस संख्या के भी इस परिवारों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो बन गया वो क्या, पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर के नाम से जानते हैं, जिसे हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। यानी बेसिकली अगर इसकी परिभाषा बताई जाए, इसके बारे में बताया जाए, तो आप ये कहें कि यहां से देखें आप, ये है निगेटिव, जिसे आप ऋणात्मक कहते हैं, और ये है पॉजिटिव। ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। इट मींस, और जीरो तो जानते हैं आप, जीरो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव, यानी ना वो धनात्मक होता है, ना वो जीरो, ना कोई माइनस में हो सकता है, ना कभी क्या हो सकता है, प्लस में। तो यानी कहने का मतलब है, सिंपली सी बात है कि आपने क्या किया कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को भी इसमें रख लिया, और आपने माइनस वाले संख्याओं को भी इसमें इन्फिनिटी तक क्या कर दिया, डाल दिया। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि -5 क्या है, तो आप बोलोगे -5 एक पूर्णांक संख्या है। अगर कोई पूछे आपसे कि 5 क्या है, तो आप बोलोगे 5 एक पूर्ण संख्या भी है, 5 एक पूर्ण, एक नेचुरल नंबर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है, और क्या है, एक कहने का तो होल नंबर भी है, और एक इंटीजर भी है, यानी कि पूर्णांक संख्या भी है।
तो यानी कि आप समझ गए, कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक। जीरो की आवश्यकता पड़ी तो जीरो का परिवार बढ़ाया गया, जीरो का परिवार बढ़ाया गया तो उसे कितना कर दिया गया, 0 से अनंत तक। फिर लगा कि माइनस की भी आवश्यकता है तो एक नई फैमिली तैयार कर दी गई जिसे हमने पूर्णांक कहा, जिसमें आप माइनस और प्लस दोनों संख्याओं को रखते हो 0 के साथ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। अब आगे बात करते हैं। अब आपको समझ में ये बात तो आ गई होगी। अब ये मुझे बताएं, अब मुझे आप ये बताएं कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने जैसे लिखा n तो आप समझ लेना प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे w तो आप समझ लेना क्या, पूर्ण संख्या। और जैसे ही मैंने लिखा z तो आप क्या समझ लोगे, पूर्णांक संख्या। ठीक होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक ये हो गया पूर्ण और ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक, ये आपको पता है। अच्छा, मैंने हिंदी में से लिख दिया कि ज़्यादा बच्चे हिंदी में हैं, इसलिए मैं हिंदी में लिखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को आप n से दिखाते हैं, पूर्ण संख्या को आप w से दिखाते हैं और पूर्णांक संख्या को आप z से दिखाते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा परिवार किसका बड़ा है, परिवार है बड़ा किसका, पूर्णांक संख्या का। यानी पूर्णांक संख्या में ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों मिली हुई है। यहां से स्टार्ट करें, प्राकृतिक संख्या से बड़ा परिवार किसका है, पूर्ण संख्या का। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में मिली हुई है। अच्छा, उसके बाद ये पूर्ण संख्या से बड़ा परिवार किसका है, पूर्णांक संख्या का। इसका मतलब पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, या फिर ये कहें कि पूर्ण संख्या, दोनों क्या हुई है, मिली हुई है। इसका परिवार कहां से कहां तक होता है, इसका परिवार होता है 1 से इन्फिनिटी तक। इसका परिवार कितना होता है, 0 से इन्फिनिटी तक। और इसका परिवार क्या होता है, 0 से लेके माइनस बी और 0 से लेके प्लस बी। ये भी इन्फिनिटी तक और ये भी इन्फिनिटी तक। ऐसा होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या आ जाती है। ठीक है। अगर मैं एक बॉक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये बॉक्स है, इसको मान लिया हमने पूर्णांक, ये बड़ा बॉक्स है, इसको मान लिया हमने पूर्णांक। एक सर्किल ले रहे हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा। और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब मैं बेसिकली बात करूं क्या, मैं इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान समझना। मैंने 3 अलग अलग टाइप के आपको फिगर ले रखे हैं कि मान लो ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या है। अब देखना यहाँ पे, जैसे ही मैंने लिया पूर्णांक संख्या, इसका मतलब है कि इसमें पूर्ण संख्या आ गई होगी, हाँ या ना, पूर्ण संख्या इसमें आ गई होगी, ये पूर्ण संख्या इसके अंदर आ गई होगी। तो ये क्या होगा, 0, ये कितना होगा, अच्छा। और ये जो प्राकृतिक संख्या ये किसके अंदर होगी, किसके अंदर, ये किसके अंदर डाला है हम, किसके अंदर डाला गया है, ये कौन सी संख्या है, ये पूर्ण। तो ये किसके अंदर डाला गया, पूर्ण संख्या के अंदर कौन सी डाल दी गई, प्राकृतिक। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या होती है पूर्णांक, सबसे बड़ी संख्या होती है पूर्णांक, पूर्णांक के बाद आता है क्या, पूर्ण, और पूर्ण के अंदर क्या होती है, प्राकृतिक। पूर्ण के अंदर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर मान लीजिए, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो किसका होता है, जो परिवार में संख्याएं होती हैं नंबर्स की, वो किसकी ज़्यादा होती हैं, पूर्णांक की। पूर्णांक के बाद पूर्णांक के अंदर क्या घुसा होता है, पूर्ण, और पूर्ण के अंदर क्या घुसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं घुसी होती है। आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अब बात चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब आने वाला है। इसके बारे में आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन 10th क्लास में इसमें बेसिकली नहीं दिया हुआ है आपके चैप्टर में, लेकिन आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ लें आज, ताकि आगे का जो क्लास है वो आसानी से आपको समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको और कोई भी एक्स्ट्रा बैच आपको लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करें या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको सेपरेटली एक अलग वीडियो बना के भेजूंगा। अब देखिए, बात करते हैं हम प्राइम नंबर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अब देखिए होता क्या है, आपको ये पता है, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है।
अभाज्य संख्या का मीन्स, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या, आपने ये पढ़ा होगा, वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, वैसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आपने ये बात पढ़ी, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत से जाना। लेकिन एक बात और जान लीजिए, संख्या स्टार्ट होती है, जो गिनती की जो संख्या स्टार्ट होती है वो 1 से, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ ध्यान से माना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप मारोगे टिक, आपको याद है कितना? 2। लेकिन मैं कहूँगा 1 क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछूंगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आप वहाँ जाके फंस जाओगे। कोई बता सकता है मुझे कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फास्ट, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। आइए बात करते हैं। आपने कहा कि नहीं सर अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होती है। मैंने कहा क्यों, 1 क्यों नहीं है? छोटी संख्या तो 1 भी है, 1 भी तो खुद अपने और किसी और के अलावा, अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कट रहा। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या 2 हो गई, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, उसके बाद इस तरह से चलती रहेंगी। यानी वैसी संख्याओं को आप काउंट करते हैं किसके अंदर? प्राइम नंबर के अंदर, अभाज्य संख्या के अंदर, जो संख्याएं खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से क्या हो, ना कटे। लेकिन मैं एक और आपको बताता हूं, एक चीज और, कि आप कैसे अभाज्य संख्या पहचानेंगे, कैसे अभाज्य संख्या नहीं पहचानेंगे। देखिए अभाज्य संख्या के जो होते हैं ना, अभाज्य संख्या के एटलीस्ट जो होते हैं 2 फैक्टर होने चाहिए। यानी इसके जो गुणनखंड होने चाहिए, यानी इसके जो गुणनखंड होने चाहिए वो 2 से ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना 2 से कम होनी चाहिए। यानी अभाज्य संख्या की जो संख्याएं हैं उसके गुणनखंड 2 से ना कम होनी चाहिए और ना 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 हो, ना 2 से कम हो, ना 2 से ज़्यादा हो, तो वैसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में यानी प्राइम नंबर में रखते हैं। अब बात करते हैं, अब पता लग जाएगा आपको कौन सी अभाज्य संख्या है, 1 क्यों नहीं है और क्यों है। बड़ा सवाल उठता है कि एक प्राइम संख्या नंबर क्यों नहीं है। अच्छा बताओ, 1 का गुणनखंड 1 ही होगा, हाँ या ना? क्या एक के अलावा या अपने अलावा किसी और से कट सकती है? तो आप बोलोगे नहीं कट सकती। अब बोलोगे सर गुणनखंड क्या होता है? अरे गुणनखंड का मतलब सिंपल से फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 8, मैंने कहा 8 का फैक्टर बताओ, तो वैसी संख्या जो 8 वैसी संख्या जिससे 8 में भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए, वो इस संख्या का फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड आपको पता होगा, आप 10th के बच्चे, मैं 10th का क्लास ले रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि गुणनखंड आपको आता है। अब सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहाँ पे कि मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा आपको कि अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके एक और फैक्टर्स यानी एक और परिभाषा होती है कि वैसे संख्या प्राइम नंबर होते हैं जिससे कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2, ना 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। 1 2 3 और 4, अगर मैं यहां से गिनना शुरू करूं, मैं कहूं एक अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 1 का केवल एक गुणनखंड हुआ, 1, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं है जो इसको काट सके या इसमें भाग लगाने पे शेषफल 0 आ जाए। लेकिन 2, देखिए 2 को अगर आप 1 से भाग देंगे तो तब भी आएगा 2, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। आप 2 को फिर 2 से भी भाग देंगे तब भी 2 1 2 आ गया। आप देखें यहाँ पे, यानी इसका मतलब 2 का जो गुणनखंड है वो 1 भी आया और कितना आया? 2 भी आया। तो बताओ 2 के गुणनखंड कितने हो गए? 2, एक 1 और एक 2। इसका मतलब है कि ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वैसे आप 3 को भी करोगे तो 3 को आप जब डिवाइड करोगे, आप 3 को डिवाइड करोगे, 3 को 1 से डिवाइड करोगे, तब भी आपका जो है वो शेष 0 आएगा। यानी इसका मतलब 1 इसका गुणनखंड है। उसका मतलब फिर 3 को आप 3 से भी डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। इसका मतलब 1 के साथ साथ 3 भी इसका गुणनखंड है। अब देखिए 3 का जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या कोई ऐसी और संख्या 1 और 3 के अलावा जो 3 को काटती हो? तो आप बोलेंगे नहीं सर। इसका मतलब है कि 1 और 3 के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 3 को काट सके। इसका मतलब 3 का केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 3। तो अब 1 और 3 इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होगी। अब बोलोगे सर जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए, तो मैं कहूंगा 2 से अधिक आ जाए। अच्छा 4, तो बोलोगे 4, तो 4 देखो 4 1 से भी कटता है। 4 को अगर हम 2 से भी भाग लगाएं तो तब भी 2 2 4 0 आएगा, और 4 को अगर 4 से भी डिवाइड करें, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब है 4 की जो बात कर रहे हैं हम, तो 4 1 से भी भाग लगाने पे 0 आ रहा है, 4 2 से भी कट जा रहा है, और 4 किससे कट जा रहा है? 4 से भी क्या हो रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 4 के जो है वो फैक्टर कितने हो गए? 4 के फैक्टर हो गए आपको 1 2 और 4। तो बताओ इसमें 2 से अधिक
फैक्टर हो गए। तो ये सम, ये भाज नहीं, अभाज नहीं, ये कहलाएगा भाज्य। क्या कहलाएगा? ये कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब सिंपल सी बात है, मैं कैलकुलेशन पे आता हूं। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर। और जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। आपकी भाषा में क्या कहोगे कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, ना कटे, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। चलिए वो भी सही है। तो उसी आपकी भाषा में इसकी परिभाषा भी कह दूं भाज्य नंबर की, कि वैसी संख्या जो कहने का मतलब वही संख्या जो एक अपने अलावा और किसी तीसरी संख्या से भी कटे, वैसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। लेकिन जब आपसे कोई पूछ दे बताओ एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप सिंपली वे में कहोगे कि मुझे पता नहीं, मुझे तो पता है 2 से एक इसलिए नहीं है अभाज्य संख्या क्योंकि एक के मात्र एक गुणनखंड है, एक खुद, इसके अलावा एक का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्या में एक नियम और लगना चाहिए कि कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए उसके? कम से कम कितने? कम से कम नहीं, कम या ज्यादा 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो आपने देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है और उसके साथ आपने अभाज्य संख्या भी अब देख लिया आपने। एक छोटा सा और बात आता है, एक छोटी सी बात और आती है, मैं उसको भी समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आज से क्लास को कंक्लूड कर दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। एक संख्या और आपने पढ़ी होगी, यानी आपका नंबर सिस्टम जो स्टार्ट करने हम जाएंगे अगले क्लास में, उसमें आपको इतनी बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी बातों का ज्ञान आपको नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप कह रहे होगे कि सर मेरे यार पंखा चल रहा है, सॉरी, आप कह रहे हो सर पसीना क्यों इतना आ रहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रूम सारे पैक्स हैं, लाइट में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट करें पढ़ाई पे, वो मेरी प्रॉब्लम है। अब ये प्राइम नंबर के आगे एक लग जाता है को प्राइम। ये को प्राइम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसे आप सहअभाज्य कहते हैं, जिसे आप सहअभाज्य कहते हैं, इसे सहअभाज्य आप संख्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी बात है, आपने पढ़ा होगा। देखिए को प्राइम, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए को प्राइम का मतलब होता है, आपने देखा अभी प्राइम नंबर के बारे में आपने देख लिया, क्या देखा आपने प्राइम नंबर के बारे में? प्राइम नंबर के बारे में आपने देखा कि वैसी संख्या प्राइम नंबर्स कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, या फिर ऐसे कह दें कि जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, वो प्राइम नंबर कहलाती है। चलिए कोई बात नहीं, वहां हमने सीख लिया। अब बात करते हैं हम सहअभाज्य संख्या के बारे में। ये सहअभाज्य क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिंपल सा बात है। सहअभाज्य दो जो संख्या और उनका जोड़ा होता है, यानी जब सहअभाज्य की बात करते हैं कम से कम हमको 2 संख्याएं लेनी होती है, और हम ये पता लगाते हैं कम से कम, अधिक से अधिक आप 3 भी ले सकते हैं। हमको ये पता लगाना होता है कि बताइए ये सहअभाज्य है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यानी ये जो युग्म है, ये जो पेयर है, ये सहअभाज्य है कि नहीं आपको पता लगाना है। तो सिंपल सी बात है, जिन दो संख्याओं को पेयर लगे और कहे आपसे कि ये दोनों संख्या सहअभाज्य है या नहीं, इसका मतलब कि जब किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, ध्यान देना, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा HCF एक हो, क्या हो? एक हो, तो उसे हम कहेंगे यह सहअभाज्य है। लेकिन इसका मौसा जैसे आप निकालोगे, जैसे इसका मौसा निकालोगे तो इसका मौसा निकलेगा HCF, जो इसका निकलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो मुझे लगता है 6 निकलेगा, क्योंकि 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 6 ही निकलना चाहिए और 6 ही निकलेगा। लेकिन तो इसके मैंने बताया कि जब 2 संख्या सहअभाज्य तब होगी जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, कितना आना चाहिए? 1। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। मैं एग्जांपल और आपको दिखाता हूं। मैंने कहा कि 13 और 5, तो आपने कहा कि ये और ये संख्या, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं इसकी मतलब 13 और 5 कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो दोनों को काट दे। तो इसका मतलब इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। आप निकाल लेना, मैनुअली आप निकालना, इसका HCF 1 होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य संख्या है। तो मैं छोटे बात में एक बार रिपीट कर दूं, सहअभाज्य का मतलब होता है कि वैसी 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वही संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए बेसिकली इतना ही था। आप कहोगे सर सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है? वो आप जानते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए सम, जो ना जाने, जो 2 से ना कटे विषम, ये तो आप जानते हैं और आप बेटर जानते होंगे।
तो मुझे ऐसा लगा कि नंबर वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को समझाना बहुत जरूरी था, और मैंने उन्हीं बातों को समझाया जो बात बहुत ही जरूरी है वास्तविक संख्या को समझने के लिए। तो अब जो कल का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली वास्तविक संख्या पे होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो प्राइम यानी रियल नंबर परिमेय संख्या पे बनाऊंगा, रैशनल नंबर पे एक सेपरेट वीडियो में अपरिमेय संख्या बनाऊंगा, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, मैं आज ही वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुनः एक बार मैं कहूंगा कि आप कमेंट करें। अच्छा लगे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मेरा ये सपना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरा सपना यूट्यूबर बनने का नहीं है। मेरा एक सपना है कि मैं बच्चों के दिल तक पहुंचूं और बच्चे मुझे खूब प्यार करें, मुझे सम्मान दें, और ये देखें कि पढ़ाने का तरीका सही वे एक रास्ता क्या होता है, उससे बच्चे जुड़ें, पढ़ाई के लिंक से जुड़े। आप कहीं भी पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी शिक्षक के पास पढ़ रहे हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो पढ़ाई गलत करवा रहा है। नहीं, आपका पढ़ने का शायद तरीका गलत हो सकता है, आप अपने पढ़ाई के तरीके में सुधारें, ताकि आप जब भी कभी इंटर पास करके या फिर मैट्रिक पास करके जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएं तो आपको ऐसा लगे कि आपने सही ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पे तक पहुँचाएंगे। नहीं तो आपके नंबर्स जो आपके मार्कशीट पे जो आपके नंबर दिखते हैं वो कभी काम नहीं आते, लेकिन आपके पास जो नॉलेज होती है वो हमेशा काम आते हैं। वैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ भी आते रहूँगा, आप छोटे छोटे ब्लॉग्स के साथ आप मुझे देखते रहें और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हैव अ गुड डे।